नमस्कार सबको। आज की इस जो वेबिनार में उपस्थित सभी गोपाल टीम के सदस्य और ऑर्गेनिक फार्मिंग में और गौशालाओं में या गौ सेवा में कार्यरत जितने भी सहकारी है, उन सभी लोगों को मेरे हार्दिक प्रणाम। तो आज का विषय आप सब लोग जानते हैं कि गौ निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर यह विषय है। तो मुझे लगता है कि इस वेबिनार में जितने भी लोग हम सहभागी हैं, वे सब लोग करीब करीब गौ सेवा से या गौ पालन से जुड़े हुए लोग हैं। तो भारत में ऐसा माना जाता है कि यह देश किसानों का है। यहाँ करीब करीब 50-60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं और जितनी रोजगार की संभावनाएं है खेती के क्षेत्र में है, उतना और किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और वैसा देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे किसान हैं हमारे देश में। इसमें जो 10-12 करोड़ परिवार खेती में लगे हैं, उसमें करीब करीब 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं कि जिनकी खेती 2 एकड़ से कम है। और उसमें भी कई परिवार ऐसे हैं कि उसमें भी 50% है, 1 एकड़ से भी कम खेती के लैंड होल्डिंग वाले परिवार खेती में हैं। और कुल स्थिति ये है कि देश में आज खेती छोड़ के भागने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन 2000 से अधिक लोग, हर दिन 2000 से अधिक लोग खेती छोड़ के जा रहे हैं। किसी को भी आप पूछेंगे तो क्या आप किसान बनेंगे, तो बोलता है तो मैं तो बनना चाहता हूं, मगर मेरे घर वाले नहीं चाहते। क्योंकि हर घर के लोगों को ऐसा लगता है कि खेती सबसे बेकार चीज है। क्योंकि हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि आप जो भी काम करते हैं उस काम के बारे में कभी भी मन में हीन भावना नहीं होना चाहिए। मगर आज किसानों के मन में बहुत हीन भावना है। हम बहुत कनिष्ठ है और हीन है, ऐसे उनके मन में धारणा है। यह धारणा किसी किसान ने खुद नहीं निर्माण कर लिए, उस किसान को उनके घर में ही ये भावनाएं भर दी जाती है। देखिए, कुछ भी हो, किसानी करने वाले जो लोग हैं उन्हीं से तो देश चल रहा है। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जो जवान हैं, उनके लिए भी भोजन की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति किसान ही कर सकता है। ना कोई गन या न कोई तोफ या न कोई मिसाइल भोजन नहीं दे सकते। देखिए, जितने भी हम व्यापार उद्योग करने वाले लोग हैं, हम जरूर पैसा कमा सकते हैं, मगर किसी भी पैसे से हम एक धान अनाज भी नहीं बना सकते, नहीं रोटी बना सकते, नहीं दूध बना सकते। और जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, अपनी नौकरी से हम पैसा कमा सकते हैं, मगर भोजन नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि कोई हम अनाज नहीं उगा सकते हैं। या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां बना सकते हैं, बड़े बड़े यंत्र बना सकते हैं,
मगर आप रोटी तो नहीं बना सकते, आप कोई फल तो नहीं बना सकते। तो उसके लिए जरूरत है किसान की, किसान ही ये सब कुछ बना पाएगा। और देश की बहुत बड़ी दुरंत ये है कि सब पढ़े लिखे हुए लोग कृषि छोड़ के चले गए हैं। जो सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग कृषि क्षेत्र में हैं। जब तक पढ़े लिखे लोग कृषि क्षेत्र में नहीं आएंगे और कृषि में और भी अच्छी सुधार जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें उसकी जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग इसमें आए या इनको सपोर्ट हो कि पीछे खड़े रहें। हम ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग प्रत्यक्ष कृषि में नहीं आएंगे तो भी कम से कम कृषि को उनके पीछे उनके मेरुदंड बनकर खड़े होने की बहुत आवश्यकता है। तो वही काम एक गोपाल टीम जो है, गोपाल टीम ये कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। देखिए, हम देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की बात तो करते हैं। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है वो जरूर सुखी होता है। यानी स्वावलंबन में सुख है, परावलंबन में हमेशा दुख है। जो व्यक्ति स्वावलंबी है, कुछ कम कमाए मगर वह सुखी है। मगर जो परावलंबी है वह कितने भी कमाए, जितने स्वावलंबी व्यक्ति सुखी है उतना तो परावलंबी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भरता हर व्यक्ति के लिए हमारे देश में आवश्यक है। देखिए, स्वतंत्रता मिलने से पहले 1947 से 1947 से पहले हमारे देश के 6 लाख से अधिक जो गांव हैं, हर घर में रहने वाली व्यक्ति या हर घर स्वावलंबी थी। देश पारतंत्र में था मगर हर परिवार आत्मनिर्भर थे। जैसे ही हमने स्वतंत्रता हासिल की 47 में, आज करीब 70 साल के प्रवास कर चुके हम। 70 साल में क्या हासिल किया हमने, इसको हम पीछे मुड़ के एक बार देखेंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता को हमने खो दी। हम पूरी तरह से परावलंबी हो गए, पूरी तरह से परावलंबी हो गए। कैसे परावलंबी हो गए? देखिए, पहले आप 60-70 साल पहले के आप थोड़ा सोचिए। हर घर एक दूसरे पर निर्भर थे मगर पूरा गांव स्वावलंबी थे। अपनी जरूरतों के लिए अपने गांव छोड़ के बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उनको। गांव के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब अपने गांव में ही बना लेते थे। देखिए, हर घर जो है कारीगरों का कार्यस्थान थे। हमारे देश की जितने भी गुरुकुल थे, विद्यापीठ थे, ये सब कारीगर निर्माण करने वाले केंद्र थे। कोई कूली निर्माण करने वाला केंद्र नहीं था। कारीगरी और कर्मचारी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कर्मचारी जितने भी कमाए तो कभी मालिक नहीं बन सकता है, मालिक नहीं बन सकता है। कारीगर जितने भी छोटा काम करे मगर वो मालिक होता है। ऐसे हर घर में कुछ ना कुछ कारीगरी चलते थे इस देश में। इसीलिए देश पूर्णतया आत्मनिर्भर था। हमारे गांव में गांव के लिए जो भी चीजें चाहिए थे वो सब बनते थे। इसीलिए गांव और घर आत्मनिर्भर थे। एक घर दूसरे घर पर निर्भर करता था मगर पूरा गांव आत्मनिर्भर था। गांव की जरूरतें सब गांव में ही पूरी कर ली जाती थी, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी।
छोटी मोटी चीजें जो गांव के लिए उपयोग करके जो ज्यादा बचती थी उनको शहर भेजते थे, और छोटी मोटी जरूरतें गांव की जो होती थी वो शहर से लेके आते थे। ये स्थिति थी। मगर आज हम देखेंगे तो देखिए, आज हम अलग अलग क्षेत्रों में ये 70 साल के बड़े प्रवास में हम क्या पानी में स्वावलंबी रहे? क्या हम आहार में स्वावलंबी रहे हैं? क्या आरोग्य के विषय में हम स्वावलंबी रहे हैं, आत्मनिर्भर रहे हैं? क्या हम शिक्षा के विषय में स्वावलंबी रहे हैं, या यंत्र और तंत्रोपकरण में क्या स्वावलंबी रहे हैं हम? क्या हमारी नित्य उपयोगी चीजें जितने भी है उनमें क्या हम आत्मनिर्भर है आज? क्या कृषि क्षेत्र में हम स्वावलंबी रहे हैं? क्या विज्ञान और तंत्र ज्ञान में क्या हम स्वावलंबी रहे हैं? क्या हम गृह निर्माण में स्वावलंबी रहे हैं? किस विषय में? बहुत सारे चीजें, एक नहीं दो नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं। इनमें आहिस्ते 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 हम परावलंबी बनते गए। देखिए, पहले 3 फुट एक गड्ढा खोदेंगे तो वहां पानी मिलती थी मई महीने में भी। हमने बचपन में देखा है, नदी नाले सूखे दिखते थे, मगर कहीं भी बालू थोड़ा सा हटा दिया तो पानी झरना शुरू हो जाता था। वाटर लेवल इतना ऊपर था, पानी के हम मालिक थे, जहां चाहे वो हम पानी निकाल सकते थे। आज हमने 70 साल की इस प्रवास में पानी को 800, 1000, 2000 फुट नीचे ढकेल दिया। क्या हम कृषि में स्वावलंबी रहे? नहीं। ना बीज में स्वावलंबिता है हमारी, ना उर्वरक में स्वावलंबिता है, फर्टिलाइजर में, और ना यंत्रोपकरण में स्वावलंबिता है, और ना जो कीटनाशक हो या बुरशीनाशक हो। क्या किस चीज में हम स्वावलंबी रहे? किसी भी चीज में हम स्वावलंबी नहीं रहे। फिर हम कोई अन्न सामग्री में क्या स्वावलंबिता हासिल की? हाँ, लगता है कि हम स्वावलंबिता हासिल कर रहे हैं, ऐसा लगता है, फिर भी हम स्वावलंबी नहीं हैं। हम जो चाहे वो नहीं खा सकते, इतना उत्पाद भी नहीं कर सकते। हमारी जमीन में जितना उगना चाहिए, उपज होना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहे। हमारे देश के लिए जितने खाद्य तेल की जरूरत है उतना खाद्य तेल हमारे देश में निर्माण नहीं हो रहा है। 25% तेल भी हमारे देश में उत्पाद नहीं होता है। क्या हम किस में स्वावलंबिता है? या हमारे घर के नित्य उपयोगी वस्तु जो है, क्या उसमें स्वावलंबिता है हमारी? नित्य उपयोगी वस्तु में भी स्वावलंबिता। पहले देखिए, हम उठते थे तो दंत मंजन करते थे। दंत मंजन हमारे घर में होता था। टूथब्रश हमारे पेड़ पौधों से हम लाते थे। क्या उसी को एक नया आकार देने की जरूरत था? मगर हमने बहुत कुछ दूसरा ही कर लिए। हम आज पर्यावरण की समस्या खड़ी कर दी उसके लिए। क्या हम हमारी स्नान के लिए, पानी गर्म करने के लिए भी परावलंबी हो गए? लाइट है तो पानी गर्म होते है, लाइट नहीं है तो नहीं होते। देखिए, हम चाय पीना है तो भी परावलंबी हो गए। पहले तो हमारी हर्बल टी घर में ही बनती थी, हमारे खेत में ही वनौषधियां होती थी, उन सबको मिला के चाय बना लेते थे। वह सेहत के लिए बहुत सेहतमंद थी, आरोग्यदायी थी। क्या हमारे घर में दूध, दही, छाछ, मट्टा और मक्खन, घी जितनी मिलती थी पहले दिनों में, क्या उसमें हमारी आत्मनिर्भरता रही? आज नहीं। हमारे घर में छाछ बनाने के बाद ऐसे बाहर रख देते थे, गली के जरूरतमंद लोग उसको ऐसे ही लेके जाते थे, कोई बेचने की व्यवस्था नहीं थी। इतनी आत्मनिर्भरता हमारे इसमें थी, पशुपालन में। घर के लोग कम थे, घर में पशुओं की संख्या अधिक थी। हम थे 30-40 करोड़ लोग, मगर हमारे घर में गायों की संख्या 140 करोड़ थी। स्वतंत्रता के संदर्भ में 47 के आसपास में
हम 40 करोड़ थे, यानी 10 करोड़ इधर बचे और 30 करोड़ हम इधर भारत में रहे और 10 करोड़ पाकिस्तान में चले गए। 40 करोड़ जब थे हम इस देश में, तब हमारे देश में 140 करोड़ देशी गायों की संख्या थी। आज देखिए क्या स्थिति होगा। हम भारत में ही सिर्फ 135 करोड़ पार कर रहे हैं, मगर गायों की संख्या 2-4 करोड़ भी नहीं बचाए हम। ये क्या आत्मनिर्भरता रहेगी? हम क्या दूध में आत्मनिर्भरता है, क्या दही में है? जो भी है वो हेल्दी नहीं है। आज मार्केट में दूध मिलता है, दूध की जरूरत है इस देश को कम से कम 65 करोड़ लीटर के हर दिन की। हमारे देश में दूध की उपज है अभी सिर्फ 14 करोड़ लीटर की, और जितने भी दूध हम इस्तेमाल करते हैं उसमें करीब करीब 70-80% दूध नकली दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, बनावटी दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये इसको आत्मनिर्भरता कहेंगे हम? ऐसे ही हर चीज में हो रही। तो नित्य उपयोगी वस्तु क्या, मेरी चाय भी बनाने की मैं स्वावलंबी नहीं हूं, उस पर भी मैं किसी न किसी का राह देखना पड़ता है। दूध के लिए किसी का राह देखना है, पाउडर के लिए किसी का राह देखना है, और शक्कर के लिए किसी का राह देखना है, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं बन रहे। देखिए, मेरे नाश्ता के लिए, जलपान के लिए जो चीजें चाहिए वो भी मेरे घर में, मेरे गांव में नहीं बन रहे हैं। उसके लिए भी मैं और किसी जगह पर निर्भर करना पड़ रहा है। और मेरे घर में मैं पहन रहा हूं ना ये कपड़े पहले गांव में ही बनते थे, आज मेरे कपड़े के लिए भी औरों पर निर्भर होना पड़ता है। हमारे देश के ही बड़े बड़े शहरों पर निर्भर करना चाहिए, नहीं तो विदेशी कपड़ों पर मैं निर्भरता रख रहा हूं। इतना ही नहीं है, मैं स्नान करने के लिए जो साबुन सोप इस्तेमाल करता हूं वो भी मेरे यहां नहीं बनता है, यहां नहीं बनता। नारियल के तेल भी मेरे खेत से या मेरे गांव से नहीं मिल रही है मुझे। खाद्य तेल भी मेरे गांव में मुझे नहीं मिल रही है। आज हम खाद्य तेल खा रहे हैं, ये तो कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ 18-20 रुपए लीटर का मिलता है। उसमें थोड़ा सा बाहर से आए हुए अफ्रीकन तेल उसमें डाला जाता है, थोड़ा फ्लेवर, थोड़ा कलर डाल के हमें कोई खाद्य तेल बना के और बोलते हैं कि ये रिफाइंड तेल है, तो हम खा रहे। ना मेरा गांव में मूंगफली का तेल मिल रहा है, न करडी का तेल मिल रहा है, ना नारियल का तेल मिल रहा है, ना तिल का तेल मिल रहा है, ना कोई राई का तेल मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। हम आत्मनिर्भरता खो बैठे हैं। और इतना ही नहीं है कि हमारे जूते भी हमारे गांव में बनते थे, आज जूते भी मेरे गांव में नहीं बन रहे, मैं किसी कंपनी पर निर्भर करना पड़ता है, उस पर भी मैं स्वावलंबी नहीं हूं। इस तरह से मेरे घर के सुबह उठने से लेकर शाम को, रात को सोने तक जितने भी चीजें हैं उसमें मेरे गांव में या मेरे घर में कितने निर्माण होते हैं, कितना मैं आत्मनिर्भर हूं इसमें। कई चीजें तो अनिवार्यता होगी जरूर, ये मैं कितने निर्माण कर सकता हूं। मेरा घर का दिया जलाने के लिए भी मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं। आज हर चीज के लिए मैं परावलंबी बन गया, हम परावलंबी बन रहे। तो इसमें हर क्षेत्र में स्वावलंबिता तो आने की आवश्यकता है। देश की सरकार उसके लिए कदम उठा रही है, हमें उस ओर जाना ही है। इसके लिए मेरी खेती और मेरी गाय का योगदान दे सकते हैं। गाय आत्मनिर्भर बन सकती है क्या? मेरी आत्मनिर्भरता में गाय का स्थान क्या हो सकता है? हमारी घर की आत्मनिर्भरता में गाय क्या कर सकती है? पहले गाय तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देखिए, गाय जो है, मैं उसी को गाय कहता हूं जिसको हम्प है, जिसकी पूंछ यानी टेल 360 डिग्री में घूमता है।
उसको ही मैं गाय बोलता हूँ। जो 180 डिग्री में घुमाने वाली जो जर्सी है वो तो मेरी दृष्टि से गाय है ही नहीं, जिसकी पूंछ पूरा 360 डिग्री में घूमना चाहिए और जिसको पसीना आना चाहिए वह गाय हो सकती है, और जिसको हम्प होना चाहिए। ऐसे गाय कितने बचे? बहुत कम बचे, मगर जो बचे हैं जिनको पाल रहे हैं वे लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुकून से जी रहे वे लोग, और उनकी आवश्यकता है। हमारी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, ये जो कोल्हापुर है हमारी, ये शुगर बेल्ट है हमारे यहाँ। करीब करीब 22 शुगर फैक्ट्री हमारे जिले में है। आपको मैं इसकी एक वर्णन करूं तो यहाँ पर हर दिन इसी पर पूरा चलता है। 30 लाख लीटर दूध की उत्पाद होती है यहाँ पर। भैंस के दूध ज्यादा है, उसके बाद जर्सी की दूध है। और हमारे यहाँ जो एक डिस्ट्रिक्ट का है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का कथा यही होती है, कम ज्यादा थोड़ा सा। और यहाँ पर हर दिन कम से कम 500 सर्जरियां होती है, 500 ऑपरेशंस होते हैं। 3000 से अधिक मेडिकल शॉप है, करीब करीब 1000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। इसका खर्चा देखा जाए तो किसान इसे जितना पैसा मिलता है वो कम पड़ता है इसके लिए। इतनी बेकार जिंदगी हम जीते हैं। तो हमारी सेहत ठीक होना चाहिए। हमारी यहाँ कोल्हापुर में एक तहसील है जहां पर सबसे ज्यादा सब्जी उगाते हैं। उन गांवों में कैंसर की प्रतिशत है 30%। गांव की लोक संख्या है उसका 30%। मैंने इसको महसूस किया है केरल में भी, कासरगोड, वायनाड जैसे कई एरिया में भी मैं जाके आया हूं। क्या लोगों की स्थिति पेस्टिसाइड से क्या हो गया, एक गाय को निकाल देने से, जर्सी ला के बांधने से क्या हो गया, वो ऐसे पड़े हैं ना बिछाने पे कि भोजन भी नहीं कर पाते हैं। घर में भोजन बनाने वाले भी कोई नहीं है। यह स्थिति मैंने उधर देखा। मैं पंजाब में जाता हूं हमेशा, तो जैसे प्रवास करते वक्त मैंने देखा कि पहले हम देखते थे कि हमारी सरकारी बस जो होते थे उसमें 5 सीट महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए रिजर्वेशन देखते थे। हम अब पंजाब और हरियाणा में ये देख रहे हैं कि 10-15 सीट कैंसर पेशेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है। ये स्थिति क्या हो गई पंजाब में हमने देखा। आज वहां जवान ठीक नहीं रहा। एक तो किसी व्यसन लग चुकी है उसको, या गांजा अफीम कुछ, और कई लोगों को कैंसर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंसर की इसी पेस्टिसाइड की वजह से। तो इस स्थिति को यदि बदलना है तो देश में देशी गायों की संख्या हमें बढ़ाना ही होगा। देश में 127 इको क्लाइमेटिक जोन्स है, 127 से भी ज्यादा इको क्लाइमेटिक जोन्स है। हर जोन के लिए भगवान ने वहां की जो अन्न द्रव्य की आपूर्ति के लिए जिन प्राणी पक्षियों की और आहार की निर्माण की है, उस प्रदेश में वही गाय होना चाहिए। हमारे यहाँ खिलार प्रजाति की गाय है, या सह्याद्री में जाएंगे तो ये मलनाड गिड्डा जो बोलते हैं, कोंकण गिड्डा जो बोलते हैं, वो गाय है। हमारे यहाँ मराठवाड़ा में हम जाएंगे तो वहां पर आपको लाल कंदारी मिलेगी, खिलार मिलेगी, देवनी मिलेगी। हमारी विदर्भ में हम जाएंगे तो गौड़ाव मिलेगी। हमारी ये प्रजातियां, इस ढंग से देश के हर कोने में अलग अलग प्रजाति की गाय। मगर ये गाय उधर नहीं जाना चाहिए, उधर का गाय इधर नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में जो गाय है वही उधर विकसित होना चाहिए। और इस गाय आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से हमें हमारे दिमाग में डाल दिया गया, ये पढ़े लिखे लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन करने के लिए आए हुए हमारे जो विज्ञानी थे, इन लोगों ने हमारे देश की सर्वनाश कर दिया। ऐसे हमारे दिमाग में डाल दिया तो ये आपके देशी गाय है, ये बहुत कम दूध देती है,
आप जर्सी गाय लेके आओ, ये बहुत दूध देगी, आपका तरक्की हो जाएगी। उस लालच में हमने हमारे घर में जितने भी गैया थी इनको हमने बेच दिया और ये जर्सी को लाया। जर्सी सिर्फ नहीं आई, जर्सी अपने साथ 12 बीमारियां लेके आई और जितने भी आरोग्य संपन्नता हमारे देश में थी उसको उसने खत्म कर दी। और देश में ज्यादा अनाज उगाने के लिए रासायनिक उर्वरक जो लेके आए हमारे क्रांतिकारी लोग, उसके साथ साथ उन्होंने बीमारियों को खरीदी करके यहां पर डंप कर दी। अब हम उसके साथ जूझ रहे हैं, इसके बारे में किसी को चिंता नहीं। लोग कहते हैं कि हम अनाज में या आहार में आत्मनिर्भर बन गए। कैसे आत्मनिर्भरता है? क्या कहां नहीं थी हमारे देश में आत्मनिर्भरता? कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यदि आप देखेंगे आज की हाइब्रिड में, जिस चावल में आप जस्ट लाइक आपको मैं बता रहा हूं कि यदि 2 मिलीग्राम कॉपर इनऑर्गेनिक राइस में होगा तो वही ऑर्गेनिक राइस में कॉपर 7.2 होगा, इसके 3 गुना ज्यादा होगा। फिर वो सिलिका भी हो सकती है और जितने भी अन्न द्रव्य है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनका प्रमाण इससे भी 3 गुना उसमें ज्यादा है ऑर्गेनिक में। तो आपने क्या बड़ा विकास किया? ऐसा लगता नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी क्रांति की। कुछ भी क्रांति नहीं की। वे कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन गए आहार में। आत्मनिर्भरता कुछ नहीं। देखिए हमारी लोक संख्या बढ़ी, इसके लिए हमने ज्यादा क्षेत्र जो पड़ा हुआ था उसको उपयोग में लाए। एक दूसरा ये हुआ कि हमारे देश में ज्यादा बारिश होकर फसल खराब होकर चला जाता था। जैसे जैसे बारिश कम हो गई तो फसल अच्छे आने लगी। और तीसरा, जितने भी डैम्स बनाए गए इस देश में उसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम बढ़ गए, उसकी वजह से आहार उत्पादन ज्यादा हो गया। ना केवल इस रासायनिक उर्वरकों से फसल की उपज नहीं बढ़ी है। इसलिए अभी भी यदि ज्यादा बढ़ाना है तो हमारी गाय की गोबर और गोमूत्र, इसी से हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देखिए हमारे किसान अपनी खेती की जितने भी उर्वरक लगता है उसको, जो लाखों करोड़ रुपए हर साल 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ये 5-6 रासायनिक उर्वरक कंपनियों के लिए दिया जाता है। यही पैसा आप सोच रहे हैं कि सरकार किसानों के अकाउंट में जमा किया जाए, ये किसी 2-4 कंपनियों को नहीं दिया जाए तो व्यक्ति उसको ऑर्गेनिक भी खरीद सकता है या ऑर्गेनिक निर्माण भी कर सकता है उतना पैसे में। तो मेरे खेत के लिए जितना उर्वरक लगेगा वो मेरी गाय से ही मैं बनाऊंगा। उसके लिए क्या कोई ट्रॉली की जरूरत नहीं है जी। आप सोचिए 1 ग्राम गोबर में करीब करीब 300-400 करोड़ जीवाणु निर्माण करने की क्षमता है उसमें। वैसा देखा जाए तो मेरी देशी गाय की गोबर है ना, 1 किलो गोबर हजारों रुपए में बिकना चाहिए, इतनी क्षमता उसमें। क्योंकि हमें बैक्टीरियाओं की जो पैकेट खरीदते हैं ना मार्केट में, 200-400 करोड़ जीवाणुओं की जो पैकेट है उसको हम 100-150 में खरीदते हैं। वैसा देखा जाए तो गोबर में जो जीवाणुओं की निर्माण करने की क्षमता है वो बहुत बड़ी है। उस ढंग से हम उसको देखते नहीं है। सिर्फ मैं एक आपको गोबर के बारे में ही बताता हूं, गाय कितनी दे सकते हैं आपको। देखिए गाय की यदि आप गोबर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उससे जीवामृत बनाएंगे या घन जीवामृत बनाएंगे, या उसी गाय से आप गौ कृपामृतम बनाएंगे। बस एक ही बार बना लीजिए ये गौ कृपामृत, बस आप करोड़ों लोगों को देते जाइए। जो इस गोबर में अवातीय और सवातीय जीवाणु जो है उनको सेपरेट करके, उनको डेवलप करके उसको, उससे आप जीवामृत बना लिया, ये गौ कृपामृत बना लिया। फिर वह गौ कृपामृत आज आप किसी को भी बनाना है तो एक गौ कृपामृत की 1 बॉटल आपको मिल गए 1 लीटर। फिर उसी 1 लीटर से 200 लीटर बैरल के पानी में
1 लीटर गौ कृपामृतम कल्चर डाल के 1 किलो गुड़ और 1 किलो बटर मिल्क यानी छाछ डाल दिया तो 6 दिन में आपको 200 लीटर मिलता है। ये 200 लीटर में है क्या? गौ कृपामृतम में है क्या? इसमें देखिए 30-40 प्रकार की अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग काम करने वाली बैक्टीरिया इसमें दिखाई दिए। देखिए इसमें जमीन में रहकर काम करने वाली है, बीमारियों के साथ लड़ने वाले जीवाणु इसमें है, ग्रोथ प्रमोट करने वाले भी जीवाणु इसमें है, अन्न द्रव्य की ताकत बढ़ाने वाली जीवाणु इसमें काम कर रहे हैं, फंगीसाइड की काम करने वाली भी है, पेस्टिसाइड की काम करने वाले भी है, एनपीके का काम करने वाली जीवाणु इसमें है। पैसा कुछ भी नहीं जी, ये मुफ्त में है। जो भी 1 लीटर लेके जाएगा वो दूसरों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, हजारों लोगों को दे सकता है। आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे करके देखिए, यदि ज्यादा है तो आप जमीन पे भी छोड़ दीजिए, या यदि आपको देखना है इतना 1 लीटर एक ही जगह पे आप डाल दीजिए, जहां थोड़ा सा गीला है जमीन वहां पर इसको डाल दीजिए। आपको 15 दिन में इतनी केंचुआ आपको दिखने लगेंगे वहां। तो केंचुआ निर्माण करना इतना आसान काम नहीं है, वहां पर आपको बहुत सारे केंचुआ दिखने लगेंगे। केंचुआ और दीमक और जीवाणु ये किसान की सही मित्र है, ये आपको मिलेंगे गौ कृपामृत से या जीवामृत से मिलते हैं। गौ कृपामृत बहुत बड़ी चीज है आजकल। ये कितने भी लोगों को देखिए, दिया से दिया जलाने से बढ़ती ही जाती है, उसमें घटाई नहीं आती। वैसे गौ कृपामृत जितने आप बांटते जाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ जाए। आपकी कोई फसल सूख रही है, पीला पड़ रही है, फिर उसको आप गौ कृपामृत छिड़काइए, 15 दिन में नई अंकुर आपको दिखने लगेंगे पत्तियों की। या आप थोड़ा आधा जमीन में गौ कृपामृत स्प्रे करिए, आधा जमीन में वैसे भी रख दीजिए, आपको 4 दिन में दोनों में फर्क दिखाई देगा। हमने अभी अभी धान में यानी राइस में ये करके देखा, उसमें ताम्र रोग करके एक बीमारी आता है धान में, उसको स्प्रे कर दिया तो तुरंत तीसरे दिन ही हमें उसका रिजल्ट मिल गया। या किसी फल के पेड़ पर आप इसको स्प्रे करें, कोई भी फसल पर इसको, कोई गन्ना वाले है तो गन्ने पे स्प्रे करें, आपको तुरंत 4-8 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगी। क्या गाय और क्या देना चाहिए आपको? आपको 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 लीटर गौ कृपामृत की कल्चर है ना, ये काफी है उसके लिए। हाँ, जमीन के लिए जहां पर आप मैकेनिकल सपोर्ट लगता है फसल को, उनकी जड़ों को पकड़ के रखने के लिए, उसमें भी कुछ अंश जमीन से लेते हैं, वहां पर खाद की जरूरत है। इसी गाय का घनजीवामृत बना के डाल सकते हैं आप, कंपोस्ट खत बना के डाल सकते हैं, और इसी गोबर का आप वर्मी कल्चर बना के उसको डाल सकते हैं। वर्मी कल्चर का पानी भी उसमें छोड़ सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। गाय के गोबर में क्या नहीं है, देखिए इसी गाय का गोबर को कंडे बना के सुखा के उसको जला की, उसका जो राख है, ऐश है, 1 लीटर गौमूत्र में कुछ 50 ग्राम मिला दीजिए। फिर बाद में आप उसको पानी में डाल के स्प्रे करेंगे तो कोई भी एनपीके की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये राख है ना, इसको स्प्रे करेंगे तो फसल पे कोई कीड़ भी नहीं आएगा, क्योंकि कीड़े जब पत्तियां खाने आएंगे ना, तब उसके मुंह में कुछ मट्टी की कण या ऐश की कण, राख की कण आएंगे, भस्म की कण आएंगे, तुरंत तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आदमी जैसे ने जो मिले वो सब खा डाले, ऐसा नहीं है उनकी। तो ये हमारे गाय की गोबर ये काम कर सकते। इतना ही नहीं है, देखिए ये गाय की गोबर है, इसका पुताई करके देखिए, आप लिपाई करके देखिए घर में, कितना स्वास्थ्य रहता है। घर में इसको पुताई करेंगे, लिपाई करेंगे नीचे, तो कोई चींटियां भी वहां नहीं आती, मच्छर कम होते हैं अपने घर में। यदि दीवार को आप गोबर से पुताई करेंगे तो घर में मच्छर भी कम हो जाएंगे।
और इसी गाय का गोबर से, सूखा हुआ गोबर से धूप बत्ती बनाएंगे, उसमें कई वनौषधियां डाल के जलाएंगे तो घर में मच्छर भी नहीं आएंगे। और आपके लिए ये जो हवा है इसको शुद्धिकरण देंगे और शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगा। और इसी गाय का गोबर से यदि दिया बनाएंगे, उसको जलाएंगे, तो आपका सेहत भी ठीक होगा, हवा भी शुद्ध होगी। और जलने के बाद जो राख बचती है ना, उस राख को, उस ऐश को इतना ही चीटी भर, इतना आप एक गिलास पानी में डाल के 2 मिनट थोड़ा सा हिला के बैठ दीजिए। 2 मिनट में आपका कोई भी पानी का, कैसे भी पानी हो, वो शुद्ध हो जाए। इसी गाय का कंडे को आप जलाएंगे, उससे भस्म बनाएंगे, तो आप बदन पे लगाने वाले भस्म भी आपको बन जाता है। वो 25 रुपए में, इतना छोटा भस्म 25 रुपए में जाता है। इतना ही नहीं है, इस ऐश को आप 1500 डिग्री में जला डालेंगे या इसको आप फ्राई करेंगे तो आपको सिलिकॉन मिलेगा। जो आजकल ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बनाने में उसमें काम आता है, तो उसका कीमत है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक सिलिकॉन मिलती है इससे। और इसी गोबर से आप ईंट भी बना सकते हैं। 70% गोबर या 25-30% चूना इस्तेमाल करके ईंट बना सकते हैं। उस ईंट से आप घर बनाओगे तो बहुत आरोग्यदायी घर बन सकते हैं। और इसी गोबर में चूना के साथ और थोड़ा नींबू की रस और थोड़ा गुड़ का पाउडर मिला कि आप प्लास्टर बनाओगे, तो देखिए आपके घर को आप प्लास्टर कराओगे तो कई साल तक प्लास्टर तो रहेगा, मगर गर्मी में घर में आज ठंडी महसूस होगी और ठंडी में गर्मी महसूस होगी। ये क्षमता गाय के गोबर में, बाहर का अंदर का तापमान में करीब करीब 18-20 डिग्री टेम्परेचर का अंतर रखता है गाय का गोबर। और क्या देना चाहिए गाय हमें? इसी गाय का गोबर से आप यदि साबुन बना लिया तो थोड़ा मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, थोड़ा नागरमोथा भी चाहे तो डालेंगे, थोड़ा सा और भी नीम की पत्ती डालेंगे, उसमें से थोड़ा हल्दी डालेंगे, घी, जो चाहे वो थोड़ा डाल के एक साबुन बना लिया। हर दिन स्नान करते वक्त आप उसको इस्तेमाल करें। जितने भी धूप में आप घूमेंगे तो आपको कभी भी पसीना नहीं आएगी। पसीना आएगी मगर पसीना में बदबू कभी नहीं आएगी। आप मार्केट में 200 रुपए का साबुन लीजिए, हर दिन इस्तेमाल करिए, धूप में जाओगे पसीना छूटेगे तो आपके बगल में बदबू आना शुरू हो जाएगा। मगर गाय का गोबर का यदि आप साबुन इस्तेमाल करेंगे कभी भी आपको बदबू नहीं आएगा। इतना ही नहीं है, आपका त्वचा मुलायम रहेगा, बाल मुलायम रहेंगे, ये जो मस्तक में भूसा होता है ना वो भी बंद हो जाएगा। क्या नहीं होता है उससे? ये गोबर में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। इसी गोबर से क्या क्या नहीं कर सकते हम। मैंने अभी अभी ये बनाए, इसी गोबर से लकड़ी बनाया। छोटा सा लकड़ी का डंडा अंदर डाल दिया, ऊपर गोबर लिपा दिया और उसका डंडा बना दिया। जब बारिश में मैं उसको दूध तपाने के लिए और किसी काम में लिए इस्तेमाल करता था। और आज जरूरत है शहरों में प्रेतागार जो है, स्मशान में जहां प्रेत जलाते हैं वहां पर बहुत लकड़ियों की जरूरत होती है। लकड़ी के लिए जंगल काटते हैं। यदि गोबर के कंडे इस्तेमाल करेंगे तो गाय का गोबर से ये निसर्ग बचता है, पेड़ तोड़ने से बच जाता है। इतना ही नहीं है, मैं अभी अभी देखा कि गाय के गोबर से जूते बनाए हैं। आप जो जूते पहनते हैं उसमें जूते की साइज का एक थोड़ा कपड़ा लेके, कपड़े में गोबर और गोबर के साथ थोड़ा बाइंडिंग मटेरियल लेके उस पतला कपड़े पे लिपाई कर दिया, फिर आप जहां पैर रखते हैं वहां उसको नीचे रख दिया। इतना हेल्दी महसूस होते। आपका पैर पहले फटते थे, पैर में कई समस्या है, तो वो सब समस्या मिट गए। जूते बना रहे हैं आज।
उस गोबर से आज पीठोपकरण बना रहे हैं, उस गोबर से आज बहुत सारे मूर्तियां बन रहे हैं। हम ही गणपति की मूर्तियां बनाए इस बार, बहुत सारे मूर्तियां बेचे हम, लक्ष्मी जी की मूर्तियां बने और देव देवताओं की मूर्तियां बन रही गोबर से, और कुछ नहीं है। मोल्ड है, देखिए हमने फाइबर का मोल्ड बना दिया, उसमें उसमें रबर मोल्ड भी था, बस उसमें क्या है, ये गोबर जो है सूखाते हम, सूखने के बाद वो पाउडर थोड़ा जाड़ा होता है, उसको थोड़ा सा पल्वराइजर में डाल के बारीक आटा जैसे बना लेते, बस उसमें थोड़ा तेल भी डाल के रबड़ी कर देते, तो उसमें भर दिया मोल्ड में, तो 2-4 घंटे में आपकी मूर्ति तैयार हो गई। इसी गोबर से सीस पेंसिल बन रहे, पेन बन रहे, और इसी गोबर की फाइबर से आज कुर्सियां बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। इसी गाय की गोबर से आज क्या नहीं बनता है, बहुत सारी चीजें बन रहे हैं। हम कल्पना ने कागज बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बन रहे हैं, तो अच्छे अच्छे पेपर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है इससे। आज पंचगव्य चिकित्सा में पैर में यदि सूजन है, आपको जख्म नहीं है मगर सूजन है, गाय का गोबर की लिपाई की उस पैर को सुबह सुबह, और 1 घंटा धूप में पैर या हाथ जहां भी बदन में आपको दर्द हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा गोबर, जहां सूजन है वहां ये लगा कि आप बैठ गए ना, बस आपका ये कम हो जाता है, सूजन उतर जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों की सरदर्द है ना, सरदर्द में भी गोबर और गोमूत्र दोनों मिक्स करके सर पे थोड़ा सा लिपाई कर दिया और धूप में थोड़ा समय बैठ गए, तो बाद में उनका सरदर्द भी कम हुए बहुत लोगों के। और क्या नहीं कर सकती गाय हमारी, बहुत कुछ कर सकती, गाय बहुत कुछ कर सकती है। और गाय का गोबर है ना, ये गोबर में जो रस है उसको निचोड़ दिया आपने, उस रस से आप वेदना शामक दवाई दे सकते। देखिए प्रसूति के समय में 1 चम्मच ताजा गोबर का रस और थोड़ा सा शहद और तुलसी की पत्ती और गर्भिणी स्त्री को आपने पिला दिया, तो 1-2 घंटे में प्रसूति होगी, वो भी नैसर्गिक प्रसूति होगी और वेदना रहित प्रसूति होगी। आपके घुटने में इधर उधर कहीं दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा गोबर की रस कपड़े में छान लेना चाहिए, 7-8 पदर की कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके उसमें छान लेना चाहिए, और उसमें थोड़ा शहद और तुलसी पत्ती के साथ उसको लेंगे तो वेदना कम होते हैं। और क्या करना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए कंपोस्ट भी बन सकते हैं। मैं अभी अभी एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में यह था कि इसका गमला बनाया हमने, यानी कुंडिया, पॉट्स, फ्लावर प्लॉट्स, फ्लावर पॉट बना दिया था, तो 3-4 साइज के अलग अलग बनाए। आपको आश्चर्य लगेगा कि लौकी का एक बीज मैंने उसमें थोड़ा गोबर गिबर डाल के, उसी, क्योंकि वो गोबर का ही गमला था, उस गमले में मैंने गोबर गिबर डाल के एक बीज लौकी का डाल दिया। वो जैसे ही अंकुरित हो गए, लता बढ़ने लगी, बेल बढ़ने लगी, तो उसको जमीन में डाल दिया, गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। तो आपको अचरज लगेगा कि उसको एक ही बीज से 1000 लौकी मैंने ली, 1000 लौकी। यदि आपको उसको 3G कटिंग करेंगे तो इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। 3G कटिंग क्या होता है, 12 पत्ते आने के बाद उसको जो एंड होता है उसको काट देना, फिर साइड में आएंगे उसके भी 12 पत्ते आते ही काट देना। इस तरह से उसको बढ़ाते जाओगे आप, जितने पत्ते आए उससे कई गुना अधिक फल आपको मिलेगा। ठीक, इसी तरह आप बैंगन का कर सकते हैं, मिर्च का कर सकते हैं, टमाटर का कर सकते हैं, या कद्दू का कर सकते हैं, या कोई भी फल वर्गीय हो या लता वर्गीय हो, इनमें ये प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया।
मैं अभी अभी एक फैक्ट्री लगाया हूं, यही गोबर का। तो गोबर का फैक्ट्री क्या है, अभी उसके लिए मैं क्या किया है कि इस गोबर से पानी हटाने के लिए, देखिए पानी हटकर वो कंपोस्ट बनने के लिए 2 महीने के समय लगता है लोगों को। हमने क्या किया कि डी वाटरिंग मशीन लाया। डी वाटरिंग मशीन से क्या किया कि पानी 5 मिनट के अंदर पानी और गोबर का पाउडर सेपरेट हो जाते हैं। होने के बाद जो पानी है ना, पानी में कहीं कल्चर मिक्स करके लिक्विड फर्टिलाइजर बना दिया। फिर ये जो पाउडर फाइबर बनता है बाजू, उसमें कहीं कल्चर मिक्स करके उसको भी हमने सॉलिड फर्टिलाइजर बना दिया। कितना आसान काम है। क्या इसी गोबर से आज देश में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैस हम घरगुती इस्तेमाल करते, गैस की हमारी रसोई में जो गैस लगते हैं ना एलपीजी, उसके लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हम हर रोज खर्चा हर साल खर्चा करते हैं। तो क्या इसको रोक नहीं सकते? यदि आपके गांवों में गायों की संख्या बढ़ेगी तो गोबर कम से कम 10 किलो गोबर तो गाय देती है। यदि उस गोबर को हम गोबर गैस में डाल के उसमें वो जो मीथेन बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, देखिए कई वनस्पतियां उसमें डालने से वो मीथेन गैस की मीथेन बैक्टीरिया बढ़ती है। जितने मीथेन बैक्टीरिया उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी उतना गैस अधिक उत्पाद होगा। जितनी गैस की अधिक उत्पाद होगी ना, तो बाद में हम छोटी छोटी यूनिट में हर घर के लिए, किसी घर के, देखिए अब आज अपार्टमेंट सिस्टम है, वहां पर भी हम कॉम्पैक्ट सिस्टम में गोबर गैस दे पाएंगे। उनके गैलरी में रखकर घर को रसोई की गैस दे पाएंगे, जो 8-10 लाख करोड़ रुपए की बचत हम गाय से कर सकते हैं। कि कहीं हमारे पढ़े लिखे युवा इस तंत्र में लगने की आवश्यकता है आज भी। और मैंने देखा भी गोमय से आज फर्नीचर भी बना रहे हैं लोग। और इतने नहीं है, इसी गोबर जला की जो राख आता है, इसका ऐश है, उससे हमने बर्तन साफ करने के लिए बार बनाए हैं इसी से। देखिए पहले दिन में तो लोग हमारी भस्म ही, ये जो गाय का जला हुआ कंडे का भस्म है, उसी का इस्तेमाल, ऐश का ही इस्तेमाल करते थे। क्या आज हम उसमें और कहीं वनौषधियां डाल की या थोड़ा नमक वगैरह डाल की क्या नहीं बना सकते हैं? गाय आत्मनिर्भर नहीं बन सकती क्या? गाय से हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते? आज सब कुछ हो सकता है। अब देखिए आने वाले दिनों में, अब दिवाली आएगी, दशहरा आएगी, हम करोड़ों दिए जलाएंगे। तो हम संकल्प करेंगे, परसों इस पर ही वेबिनार था गौ सेवा आयोग का या दिल्ली कामधेनु आयोग से, तो हमारे वल्लभ भाई कथेरिया जी यही बता रहे थे कि हम इस साल कम से कम 5 करोड़ दिया बनाने के संकल्प करेंगे। देखिए इतनी इतनी गोबर लगती है, 2 से 4 मिनट में यदि हमारे पास मोल्ड मिलते, आजकल बाजार में मोल्ड मिलते, उससे यदि हम दिया बनाएंगे तो देंगे, तो पर्यावरण का समस्या भी खत्म हो जाएगी। और गाय का गोबर से गाय भी आत्मनिर्भर बनेंगी और गौपालक भी आत्मनिर्भर बनेगा। हर गौपालक या हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने से ही देश आत्मनिर्भर होगा। नहीं तो कैसा हो सकता? मैं तो गाय का दूध कभी भी अपेक्षा नहीं करता हूं। दूध तो गाय का बाय प्रोडक्ट है, गोबर जो है वही उसका, गोबर और गौमूत्र ये मेन प्रोडक्ट्स है। देखिए हर दिन 10 किलो गोबर वो देती है। उसको मैं समझता हूं कि यदि इसको नेडैप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं आप गांव में, मैं बहुत सारे युवाओं को ये कहता रहता हूं, आप देखिए गांव की जितने भी कचरा है ना, ग्राम पंचायत हो या म्युनिसिपालिटी हो, ये कचरा आप 1 रुपए में किलो भी खरीद पाएंगे, सड़ने वाली कचरा, तो आप फायदेमंद होगा, आपको फायदा होगा। और एक 50 पैसा केजी मट्टी खरीदिए, आपकी गांव के तालाब की
जो गाल निकालना है उससे। फिर 3 रुपए किलो में आप गाय की गोबर खरीदेंगे तो एक 20% भी नहीं लगता है कंपोस्ट बनाने में। कचरा के ऊपर मट्टी डाल के उस पर यदि गोबर का पतला करके एक लेयर छिड़का देंगे, ऐसा करके ऐसा करते करते कंपोस्ट का एक बड़ा फैक्ट्री लगा देंगे। युवक 2-4 गांवों के बीच में यदि बनाएंगे ऐसे ऐसे एक एक प्रोजेक्ट, तो गांव का घन कचरा जो है आज उसका निपटारा के लिए जो खर्चा होता है ना, जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वो वेल्थ बनाने में हम सक्षम होंगे। एक एक युवक कम से कम हर महीना 25-30 हजार रुपए का कमाई कर सकता है। अपने आसपास के जितने भी किसान हैं उनको 5 रुपए किलो में गोबर दे सकता है, कंपोस्ट दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। गाय का गोबर में इतनी क्षमता है। इतना ही नहीं है, हमने प्रयोग किया है, हमारे शिवमोगा के फार्मर्स ने भी, ऑर्गेनिक फार्मर्स लोगों ने भी ये प्रयोग किया है। मरी हुई जो गाय है उसको हमने यहां पहले प्रयोग किया। यदि बच्चे है तो एक बैरल ले लीजिए 200 लीटर का, उसमें यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई गाय का बच्चे की, उसमें रख दीजिए मरी हुई बच्चे को। कुछ 30-35 किलो वजन होता है उसको, उतना गाय का गोबर डाल दीजिए उसमें, उतना ही गोमूत्र 35 लीटर उसमें डाल दीजिए, और 35 लीटर छाछ यानी बटर मिल्क उसमें डाल दीजिए, और उतने ही गौ कृपामृत हो या जीवामृत हो उसमें डाल दीजिए, दोनों में एक, और उसको थोड़ा अपनी बस्ती से, जनबस्ती से दूर रखिए। 3 महीने के बाद उसको आप देखोगे तो पूरी हड्डी चमड़ी सब पिघले होंगे, और इतना अच्छा ग्रोथ प्रमोटर आपको मिलेगा। मार्केट में 500 से लेकर 1000 रुपए लीटर मिलेगा। हमारी मरी हुई बच्ची है ना, इसका यदि 200 लीटर आपको द्रावण मिलेगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर एक बड़ी गाय जाती है तो उसके लिए एक टंकी बना लेना। मैंने 2 टंकियां बना रखा है हमारे यहाँ। यदि नैसर्गिक मृत्यु होती है गाय का, मैं जमीन में नहीं गाड़ता हूँ, उस टंकी में लेता हूँ। फिर उतना गोबर, उसका जितना वजन है उतना गोबर, उतना गोमूत्र, और उतना ही छाछ, और उतना ही जीवामृत या गौ कृपामृत उसमें डाल के रख देता हूँ 3 महीने। 3 महीने के बाद वो द्रावण लेता हूँ, तो सैकड़ों एकड़ के लिए मुझे ना कोई पेस्टिसाइड लेना पड़ता है, ना कोई ग्रोथ प्रमोटर, ना कोई एनपीके, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता। इतना मरी हुई गाय भी दे सकती है। इस दुनिया में इससे ज्यादा देने वाले कोई हो सकते हैं क्या? इतनी आत्मनिर्भरता और किससे आएगा? मैं हमेशा यही कहता रहता हूं, देखिए हर गाय आपको हर दिन 10 किलो गोबर देती है। सुबह उठते उठते ही कम से कम 2 लीटर गोमूत्र देती है। 2 लीटर गोमूत्र आप यदि अर्क बनाओगे तो 50% भी पकड़ेंगे अर्क आप, तो 1 लीटर अर्क देती है। 1 लीटर अर्क का कीमत होता है करीब करीब 200 रुपए। उसमें यदि आप अलग अलग दवा डाल के, आप सप्तरंगी डाल के अर्क निकाल दिया तो चलो डायबिटीज के लिए काम आएगा। पाषाण बेदी डाल के आप अर्क निकालोगे तो आपका पथरी टूटने में काम आएगा, पथरी की समस्या दूर हो जाएगी। यदि अर्जुन की छाल उसमें डाल के करोगे तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या उसमें सर्पगंधा डाल के करेंगे तो कैंसर के लिए काम आएगा और आपके ब्लड प्रेशर में काम आएगा। यदि पारिजात का भी करेंगे, डाल के करेंगे तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, सफेद जाने वाले की जो समस्या है, वो निपट जाएंगे, आप निपट लेंगे उससे। क्या नहीं कर सकता है गोमूत्र? 100-200, 150-200 रुपए गोमूत्र से मिलते हैं हर दिन। 3 रुपए किलो ही गोबर पकड़ेंगे हम, 30 रुपए गोबर से मिलती है। तो कम से कम आपको हर दिन 150-200 रुपए वो देती है। और खाती कितना? 25 किलो ही वो खा रही है, तो जिसमें आप एक 5 किलो सूखा चारा उसका पकड़ के चलिए तो 8 रुपए किलो आप ले रहे हैं, तो 25 रुपए 24 रुपए हो गया। 15 किलो या 20 किलो आप
हरा चारा ले रहे हैं तो 2.5 रुपए किलो में मिलता है, तो 30-40 रुपए उसका हो गए, तो सब मिलके वो 75 रुपए का खाती है। और थोड़ा पशु खाद्य भी उसको देंगे, आप किलो 2 किलो दे रहे, उसका भी 40 रुपए होता है, तो उसका खर्चा आता है 100 रुपए। मगर गोबर गोमूत्र अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे तो हर दिन 200 रुपए वो देती है, 100 रुपए खाती है। जो गाय बिल्कुल दूध नहीं देती उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए आप खुद ये सब बनाना चाहिए, आपके आसपास में लोगों को जागृत करके उनको कुछ चीजें देंगे तो लोग हॉस्पिटल जाना बंद हो जाएगा। जितने भी फार्मेसी रिलेटेड कंपनियां हैं वो बंद हो। इस देश में फूड इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, फार्मेसी इंडस्ट्री नहीं बढ़ना चाहिए। इस देश में पहलवानों की तालीम बढ़ना चाहिए, बल्कि हॉस्पिटल नहीं बढ़ना चाहिए। हॉस्पिटल क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हर गांव में पहलवानों की तालीम खुलना चाहिए। ये हमारी मकसद होना चाहिए। उसके लिए गाय की जरूरत है। गाय दूध भी देती है थोड़ी सी, जितनी देती है वो तो अमृत ही होता है। हमने बहुत बीमारियों में उसका इस्तेमाल देखा है। 1 लीटर कम से कम 100 लीटर, 100 रुपए में 1 लीटर हम देते। और गाय का घी मैं 3000 रुपए लीटर में, आज सब लोग 3000 में बेचते हैं, क्योंकि 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनती है। मगर मार्केट में 500 रुपए में किलो मिलती है। क्या है वो? घी नहीं है, बटर ऑयल है। वो देशी गाय का घी नहीं है, वो गाय का देशी घी है। लोगों की ठगाने की तरीका है। देशी गाय का घी अलग है। देशी गाय का घी ये होती है जो 30 लीटर दूध या 25-30 लीटर दूध से उसको दूध गर्म करके दही जमा की, फिर मंथन करके मक्खन निकाल के उस मक्खन को गर्म करते हुए घी बनाते हैं। ये घी बनने के लिए 30 लीटर दूध लगते हैं। और जिसको आप दूध का घी करके आज मार्केट से खरीद रहे हो 500-550 रुपए में मिलती है, वो देशी गाय का नहीं है। वो तो बटर मिल्क है। 5 लीटर दूध आप चुल्ली पे चढ़ाओगे, 40-45 मिनट गर्म करते रहोगे तो 1 किलो आपको बटर मिल्क मिल जाएगा। घी नहीं है, वो बटर मिल्क है, जिसको खाने से आपके खून में गुठलियां बनती है। मगर देशी गाय का मैंने जो बिलोने की तरीके से घी बनाने के लिए कहा ना, उस घी आप हर दिन 100 ग्राम भी खाएंगे तो भी आपको कुछ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। 120 ग्राम तक आप खा सकते हैं हर दिन। देशी गाय का बिलोने के तरीके से बनाए हुए घी है, उसको खा सकते हैं। यदि ये घी खाएंगे आप तो आपका शरीर का जो संतुलन है बनाए रहेगा। और इस घी को आप नाक में डालेंगे सोते वक्त, जो आपका खर्राटा है, रात को आप किसी को सोने नहीं दे रहे, वो खर्राटा रुक जाएगा। इस घी को आप 3-3 बूंद नाक में डालेंगे सोते हुए तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। कोई निद्रा की मात्रा लेने की जरूरत नहीं, गोलियां लेने की जरूरत नहीं। इस घी को आप हर दिन सोते वक्त नाक में डालेंगे 2-2 बूंद तो आपकी साइनस का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं है, इस घी को आप नाक में डालेंगे हर दिन, आपके कान में जो बदबू बहती है, वो बदबू बहती है ना, वो रुक जाएगी अपने आप। आपका गर्दन के ऊपर वाली जितनी भी समस्या है उसको गाय का घी बहुत बड़ी उपकारी है। तो इतनी देने वाली दूसरी कोई प्राणी इस दुनिया में है? दूसरी कोई माता इसमें? हमारी गौ माता हम इसलिए कहते हैं कि मां से भी बढ़कर हमारी ख्याल रखती है, मां से भी बढ़कर हमारी संभाल करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक गाय घर में हो, घर का स्वास्थ्य ठीक रखती है। घर का खेती जितनी भी है पूरा खेती को विषमुक्त बना देती है और विषमुक्त अन्न बनाने में बहुत बड़ी योगदान देती है। और इतना ही नहीं, आप सही ढंग से गाय का पंचगव्य का इस्तेमाल करेंगे तो आप
जितने चाहोगे उतना पैसा जरूर कमा सकते हैं। उसके लिए कई तरीके हैं, उनको अपना के जो लीगल प्रशासनिक जो भी नीति नियम है उनका अनुपालन करके हम करेंगे तो बहुत बड़ी तरक्की हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गाय और गाय की जितने भी चीजें हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मुझे लगता है कि देश जब तक इस मार्ग पे चलने नहीं लगेगा तब तक हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि देश में आज गायों की संख्या बढ़ रही। हम हर साल यहाँ 50 गांव में, हर साल 10 दिन में 50 गांव में पदयात्रा करते हैं। तो पदयात्रा से यही लोगों में जागृति निर्माण करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या जरूरत है, देशी गाय की महत्व क्या है। ये दोनों को यदि नहीं जोड़ेंगे ना खेती बचेगी न गाय बचेगी। ये दोनों नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। यदि राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र की युवा शक्ति को बचाना है तो गाय बचना चाहिए और खेती बचना चाहिए और हमारी सेहत बचना चाहिए। इसलिए तो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो ये जो गोपाल टीम जो है ये सब आईटी के लोग हैं। ये हर हफ्ते इनको जितना भी छुट्टी मिलती है ये तुरंत किसानों के पास दौड़ते हैं, जाकि उसको देशी गाय के बारे में, खेती के बारे में जानकारी देते, ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रमोशन करने में बहुत अच्छे काम करते हैं। इतना ही नहीं है, ये जो टीम है, जो जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं की वेबसाइट बना के देना, एप्लीकेशन बना के देना, उनको मार्केटिंग के लिए हेल्प करना, उनको फंडिंग के लिए हेल्प करवाना, तो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। और जो दूरी थी किसान और शहर की लोगों की, जो दूरी थी वो दूरी कम करने में इन लोगों की बहुत बड़ी योगदान इसमें मिल रही है। तो मैं ये टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबके लिए मेरे हार्दिक प्रणाम और एक बार धन्यवाद। नमस्कार।